इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सीरीज के पहले लेक्चर में आप लोगों ने ये देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और कैसे हम एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर फाइंड करते हैं, जिसका इक्वेशन क्या आया था, V = kq/r। और देखा कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2, तो उनको अगर r डिस्टेंस पर लेकर के हम आते हैं तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या बनती है, U = kq1 q2/r। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। V का वेरिएशन देखा R के साथ में, एक छोटा सा सवाल लगाया था, पोटेंशियल डिफरेंस को समझा। अब आज के लेक्चर में यानी इस सीरीज के सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या देखते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को देखेंगे, फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, और वहां से एक नई फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने आएगी, एक नया पैरामीटर आएगा जिसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे नाम से ही क्या है, इक्विपोटेंशियल। इक्वि मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सरफेस यानी एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर क्या हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिक्स यानी सेम होनी चाहिए। तो V की वैल्यू क्या होती है, V = क्या होता है, kq/r, यानी V is proportional to Q and V is inversely proportional to R। यानी अगर हम वो सारे के सारे पॉइंट जो किसी चार्ज Q को अगर फिक्स कर रहे हैं कि हमारे पास एक चार्ज है Q, तो उस Q से R डिस्टेंस पर जितने सारे पॉइंट मिले उन सबको जोड़ के अगर एक सरफेस बनाया जाए, तो उस सरफेस के हर पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यानी ऐसा जो भी सरफेस बनेगा वो क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। फिर से ध्यान से सुनिए, V क्या है, kq/r, पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है। यानी अगर हम इसको Q को फिक्स कर दें, यानी कोई एक पर्टिकुलर चार्ज ले लें, तो उस चार्ज से R डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, kq/r। इन सारे पॉइंट्स को जोड़ने वाला अगर एक सरफेस, इमेजिनरी सरफेस हम एज्यूम करें, तो ये सरफेस किसकी तरह बिहेव करेगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ खासियत होती है, उसको देखते हैं, यानी इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में पहला है इसके टाइप्स, कि कितने टाइप के बनते हैं। तो जो बेसिक है वो कितना है, 3 टाइप्स। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसा ही आप एक और टॉपिक पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट और इक्विपोटेंशियल सरफेस ये दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। तो देखो बच्चों, पहली चीज, अगर हमारा चार्ज कैसा है, पॉइंट, यानी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा पैदा होगा, ध्यान से देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर। एक ही चार्ज है, सपोज करते हैं कितना, +Q चार्ज, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, बाहर की तरफ। ठीक, अब इस Q से सपोज करो कि ये मैं लेता हूं R डिस्टेंस पर। तो अगर हम एक R डिस्टेंस का स्फीयर खींचें Q को सेंटर पर मान करके, तो आप अगर अपने आप को इस स्फीयर के सेंटर पर रखो, सपोज करो आप चार्ज Q हो, तो इस स्फीयर की का जो सरकमफेरेंस है, यानी इस स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया है, इसके सरफेस एरिया का जो हर पॉइंट है वो आपसे R डिस्टेंस पर है, और हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, V = kq/r, यानी फिक्स पोटेंशियल होगा, कांस्टेंट पोटेंशियल। तो ये क्या है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो चूंकि ये R1 डिस्टेंस पर है, तो यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V1। लेकिन इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, V1 होगा। फिर इससे एक दूसरी दूरी हमने ली R2, तो यहां पर फिर से एक सरफेस बनेगा, एक स्फीयर, जिस पर पोटेंशियल कितना होगा, V2। ऐसे तीसरी एक ले लें,
R3 पर, तो इस पर कितना बनेगा V3। अब यहां पर देखो जो आपने अभी तक की पढ़ाई पढ़ी है कि V1 विल बी ग्रेटर देन V2 विल बी ग्रेटर देन V3, यानी V1 चूंकि डिस्टेंस सबसे छोटी है तो V1 सबसे ज्यादा बड़ा होगा, V2 की डिस्टेंस क्या है बड़ी है तो V2 छोटा होगा, V3 की डिस्टेंस और बड़ी है तो V3 और छोटा होगा। यानी इस पहले वाले पर क्या होगा, हर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा V1, सपोज 10 वोल्ट, आगे गए पोटेंशियल घटा, सपोज करते हैं 8 वोल्ट, यानी इसके इस सेकंड वाले इस सरफेस पर हर जगह कहीं पर भी होगा तो कितना होगा 8 वोल्ट। यहां पर देखते हैं तो 5 वोल्ट हम मान लेते हैं, तो इसके हर सरफेस पर कितना होगा 5 वोल्ट। यानी ये जरूरी नहीं है कि सभी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर पोटेंशियल सेम हो, लेकिन एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा। ठीक है, तो पहली चीज पॉइंट चार्ज के कारण ये कैसा बनेगा स्फेरिकल, कैसा बना स्फेरिकल, यानी गोलीय समविभव पृष्ठ। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी अगर ये हमारा पॉइंट चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकल रही होंगी, तो अगर यहां पर हम लोग देखें तो एक सरफेस ये बना, इस पर पोटेंशियल है V1, ये सपोज कीजिए Q है, इस पर है V2, ऐसे इसके आगे देंगे तो ये इस पर कितना हो जाएगा V3। अब V1 सबसे बड़ा होगा, V2 से छोटा, तो ये क्या है स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी की जगह अगर हमारा क्या होता चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर होता, यानी एक किसी रॉड पर हमने चार्ज दिया होता, तो ये समझ में आया होगा आपको कि कैसे पॉइंट चार्ज से कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस पैदा होता है स्फेरिकल। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है बी, लीनियर चार्ज, यानी चार्ज क्या है एक वायर है, तो मान लेते हैं कि इसकी ये हाइट है h, इसकी h हाइट में कितना चार्ज है q चार्ज दिया हुआ है। तो अब इससे r डिस्टेंस पर अगर हम एक सरफेस लें तो इसको घेरने वाला बनेगा एक सिलेंडर, ये है R1 रेडियस का सिलेंडर। तो अगर आप देखो ध्यान से इस एक्सिस पर आप अपने आप को मानो तो आपके चारों तरफ अगर r डिस्टेंस पर ऐसे दूरी लीजिए तो एक सर्कल बनेगा, और ऐसे अगर आपकी बॉडी के हर पॉइंट से ऐसे ही सर्कल्स ऊपर नीचे जोड़ दिए जाए तो क्या बनेगा एक सिलेंडर बन जाएगा। अब यहां से हर पॉइंट कितनी दूरी पर है r दूरी पर, यानी इस सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, जो वक्र पृष्ठ होगा, उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी KQ बाई R1। इस तरीके से कोई वैल्यू होगी, आगे आप पढ़ेंगे क्या होगी। ठीक है, लॉगरिथमिक वैल्यू आती है, ये गॉस थ्योरम में आप पढ़ेंगे इसको। फिर अगर दूरी बढ़ाई जाए तो एक बड़ा सिलेंडर बनेगा, और ये हमारा इस पर V1 है और इस पर V2, तो V1 V2 से क्या होगा बड़ा होगा। तो आपने देखा कि यहां पर अगर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है लीनियर, तो उससे कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा सिलिंड्रिकल, यानी बेलनाकार समविभव पृष्ठ। फिर
तीसरा क्या, अगर डिस्टेंट चार्ज सोर्स है, यानी चार्ज कैसा है, बहुत दूर है, चार्ज कैसा है, बहुत दूर है, डिस्टेंट चार्ज यानी दूरस्थ आवेश। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो पॉइंट चार्ज है, उससे जैसे जैसे दूर जाती हैं, है ना, वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, अगर पैरेलल है तो इनसे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पैदा होगा वो कैसा होगा, इस तरीके से। यानी प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, समतल समविभव पृष्ठ। तो ये तीन तरीके के हमारे कैसे हो गए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई इनकी टाइप्स। दूसरी प्रॉपर्टी वर्क डन। किसी एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एट एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस work done in displacing the charge between 2 points is 0। क्योंकि जब सबके ऊपर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। और अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, VA माइनस VB की वैल्यू 0 है, तो W क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि यहां पर VA माइनस VB क्या है, 0। देयरफॉर WB2A अपॉन Q विल बी 0, यानी WBA कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर इस पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस से इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हम ले जा रहे हैं तो वर्क वहां पर 0 नहीं होगा। हो भी सकता है अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये जो प्लेन वेवफ्रंट्स बनेंगे, सॉरी प्लेन जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे उन पर V1 और V2 क्या होगा, अलग अलग होगा, और तब वर्क डन मिलेगा, यानी नॉन जीरो होगा वर्क डन, ठीक है। तो एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को डिस्प्लेस करने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस खींचे गए हैं तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को डिस्प्लेस करने में वर्क होगा, नॉन जीरो वर्क होगा। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो डिपेंड करता है कि किस तरफ से किस तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज हो गई वर्क डन। तीसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस की कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। और एक बेसिक सा हम लोग अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा। तो सपोज कर लो आप कि ये है Q पॉजिटिव चार्ज और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ होगी। मैं दो दूरियां ले रहा हूं R1 और R2। यहां पर है पोटेंशियल V1 और यहां पर है पोटेंशियल V2। यहां V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ1 बाई R, और यहां पर क्या हो जाएगा, KQ2 बाई R, ठीक है। इसमें से बड़ा कौन सा होगा, ये होगा, मानी सी बात है, सॉरी KQ बाई R2 और R1, ठीक है। तो देखो KQ, इसके न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, R1 छोटा है यानी ये फ्रैक्शन बड़ा होगा और R2 बड़ा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा, यानी इसका हर बड़ा है
छोटा है तो ये भिन्न का मान ज्यादा होगा, और इसका हर क्या है, बड़ा है, तो ये भिन्न छोटी होगी। यानी आप देखो कि अगर आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चल रहे हो, तो यानी अगर आप अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड चलेंगे तो जो पोटेंशियल है वो गिर रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड चलोगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक चीज हम बेसिकली ये देख सकते हैं कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, और अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल वाले टॉपिक का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करने वाला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन एस्टेब्लिश करना। एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मानी सी बात है कि वेक्टर को अगर स्केलर में बदलना है तो कहीं ना कहीं से हमें डॉट प्रोडक्ट लेकर के आना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि कैसे होगा। सपोज करते हैं बेटा कि एक, मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ले रहा हूं, ठीक है। कोई चार्ज है उसे हम ओरिजिन से लेकर के यहां पर P पॉइंट तक, यहां पर Q नॉट चार्ज को इस डायरेक्शन में OP डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। ये हमारा वेक्टर है R, इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या है, R। और यहां पर एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सपोज करते हैं कि यहां पर इस लाइन के लॉन्ग एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किधर होगी, E इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और यहां से जो इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे, तो इस P पॉइंट से न जाने वाला जो सरफेस है, ठीक है, यहां पर जो पोटेंशियल होगा, मानी सी बात है कि भाई पोटेंशियल इस सरफेस पे होगा, तो इस P पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो मैं मान लेता हूं कितना है, V है, ठीक। और इसके बाद एक अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रहा हूं, क्योंकि इस चार्ज को हम लोग P पॉइंट से Q पॉइंट तक dr दूरी डिस्प्लेस करा रहे हैं, ठीक है। चार्ज Q नॉट को कहां से, P से Q तक कितनी दूर डिस्प्लेस करा रहे हैं, dr डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर इस वाले पर पोटेंशियल कुछ गिरेगा, है ना। तो अगर इसके पहले वाले पर कितना है पोटेंशियल V, तो यहां मान लेते हैं कितना है, V माइनस dV। कितना है, V माइनस dV, या इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, dV। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, dV। और dr और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ये इतनी चीजें हमको सपोज कर लीजिए कि गिवन है, ठीक है। तो यहां पे अब हम लोग क्या फाइंड करना है हमें, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिन दो पॉइंट्स के बीच में हम ले गए हैं, उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ठीक है। तो उनमें रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो इस फिगर को आप बना लीजिए, तो मैं आगे इसको प्रूफ को लेके चलूं। तो देखो बेटा, सबसे पहले फाइंड करते हैं कि कितना वर्क, इफ dw इज वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग Q नॉट फ्रॉम P टू Q। dw अगर P से Q तक ले जाने में वर्क हो, है ना, तो dw की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dw हो जाएगा F डॉट dr, यही तो होगा ना। और इस पॉइंट पर देखो फोर्स कितना लग रहा है, Q नॉट चार्ज अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो अगर Q चार्ज E फील्ड में रखा होता है तो वहां पर उस पर फोर्स कितना लगता है, Q इंटू E। तो यहां पर ये जो फोर्स लगेगा ये कितना लगेगा, Q नॉट इंटू E इंटू dr। क्लियर है। अब अगर इस वर्क को हम लोग चार्ज से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। देयरफॉर dv बराबर कितना हो जाएगा, dw अपॉन Q नॉट होगा ना। और ये कितना आएगा हमारा,
क्यू नॉट ई इंटू डी आर, यही तो आएगा। या इस डीवी को मैं इस तरीके से लिख दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना आ जाएगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल है ना, ये अपॉन क्यू नॉट कर दो तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। और ये कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल है V माइनस डीवी इस वाले पर, और पहले वाले पर कितना था माइनस V इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। क्लियर है, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा और माइनस डीवी या डीवी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस ई डॉट डी आर। इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। तो यहां से देखो कई सारे रिजल्ट ड्रॉ होंगे इस इक्वेशन 1 को हमें बार बार यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहां से बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अब इसके आगे पहला पार्ट में लेके चलता हूं, ये किसमें है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहां पे लिख लेते हैं दिस इज रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसी के यूज से हम लोग क्या करते हैं, आगे चल के अलग अलग तरीके के रिलेशंस एस्टैब्लिश करते हैं। तो इससे हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिराइव करते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था और ये उसका रिलेटिव फिगर था कि P से Q तक डिस्प्लेस करा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, दोनों में के बीच में थीटा का एंगल है। तो यहां से देखो आप इसको हम लोग लें तो dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ई डी आर कॉस थीटा, यानी ई कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस डीवी अपॉन डी आर। तो अगर ये E इस तरफ है तो इस dr की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा E cos थीटा, और इस E cos थीटा को चूंकि ये R रेडियस मतलब रेडियस वेक्टर या हम कह रहे पोजीशन वेक्टर की तरफ का कंपोनेंट है ना, तो इसको रेडियल कंपोनेंट बोला जाता है। तो ये E cos थीटा को अगर क्या लिख दिया जाए ER यानी E रेडियल इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन आया, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद पोजीशन ये किसके बराबर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। और ये जो dv अपॉन dr ये जो क्वांटिटी बनी इसे हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये हमारा रिलेशन आया। अब इस रिलेशन को आप लिखेंगे क्या कि किसी डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उस डायरेक्शन में पोटेंशियल के पोजीशन के साथ जो रेट ऑफ चेंज होता है उसके बराबर होता है, यानी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू negative rate of change of potential in the same direction with respect to position। ठीक है ना, यानी r के रिस्पेक्ट में v का जो चेंज आएगा वो जिस डायरेक्शन में हम लेंगे उस डायरेक्शन में क्या दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को शो करता है। तो ये क्या हो गया हमारा E और V में रिलेशन हो गया। अब देखो हम लोग अगर हमारे पास E का एक्सप्रेशन है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है तो हमें V का एक्सप्रेशन निकालने के लिए पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया रेडियल और पोलर कोऑर्डिनेट्स में आ गया। अब अगर क्या होता है XYZ एक्सिस पे ले हम तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ये x, y, z यानी a, b, c टाइप का होगा। यानी ये जो E है इसका x कंपोनेंट भी मिल सकता है, y कंपोनेंट भी मिल सकता है और z कंपोनेंट भी मिल सकता है। तो यहां से क्या हो जाएगा Ex की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Ex आ जाएगा माइनस, जब
E हमारा x y z इन तीनों डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा, तो हम लोग इस कंप्लीट डिफरेंशियल की जगह पार्शियल डिफरेंशियल लिखते हैं और ये डेल लिखते हैं, तो ये हो जाएगा डेल v अपॉन डेल x, यानी E के एक्सप्रेशन में x वाली वैल्यूज ही डिफरेंशिएट होंगी, y और z कांस्टेंट होगा। ठीक, E y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डेल v अपॉन डेल y, और E z की वैल्यू जो हो जाएगी, यानी z एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस डेल v अपॉन डेल z। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बनेगी वेक्टर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E x I कैप प्लस E y j कैप प्लस E z k कैप। तो यहां से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये बनेगा माइनस डेल v अपॉन डेल x I कैप माइनस डेल v अपॉन डेल y j कैप माइनस डेल v अपॉन डेल z k कैप। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, E का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा अंडर रूट E x स्क्वायर प्लस E y स्क्वायर प्लस E z स्क्वायर। इस पे बेस्ड आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अपनी बुक्स में मिल जाएंगे। तो एक तो ये चीज हो गई। बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन से पोटेंशियल निकालना सीखते हैं, और ये प्रोसेस सीखना इसलिए जरूरी क्योंकि अब जो अगला चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे और उसके बाद पोटेंशियल के बाद पूरा फार्मूला फिर से नहीं प्रूव करना है, बस इसी वाले फार्मूले में यहां से जो फार्मूला मिलेगा पोटेंशियल का, उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखो, इंटीग्रेट करो माइनस साइन के साथ में, पोटेंशियल लेके जाओ और देखोगे आंसर वही आएगा जो एक पेज के सोल्यूशन के बाद आता है। तो क्यों ना हम लोग एक लाइन का सोल्यूशन सीखें। ठीक है, तो अपने पास क्या है कि dv इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। तो अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल फाइंड करना है, सपोज A और B के बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर ज्ञात करने के लिए इसको इंटीग्रेट करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में। dv को इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक के बीच में, vb माइनस va, ये A और B के बीच का पोटेंशियल बताएगा हमें, ये हो जाएगा माइनस E डॉट dr, कहां से कहां तक, B से A के बीच में। तो ये आ जाएगा हमारा Va माइनस Vb, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, कहां से, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr इंटीग्रल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट A तक। इस फॉर्मूले से हमारा क्या निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। अब अगर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वो क्या हो जाना चाहिए, इनफाइनाइट हो जाना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि हाउ टू फाइंड पोटेंशियल एट सपोज ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो जो हमारा इनिशियल पॉइंट है B, ये B कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट पे। तो यहां पर हमारा हो जाएगा इंटीग्रल dv कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से A, और ये हो जाएगा इंटीग्रल E डॉट dr कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से A तक, जहां पर भी r की जो भी वैल्यू हो A पर। तो ये आ जाएगा हमारा Va माइनस V इनफाइनाइट इज इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट dr, और V एट इनफाइनाइट ये 0 होता है, यानी Va इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू जो भी वैल्यू हो r की A पर E डॉट dr। इसमें एक पूरा सेक्शन अलग से रहेगा, एक लेक्चर न्यूमेरिकल्स के लिए, जैसे कूलॉम्स लॉ में मैंने न्यूमेरिकल लगाने आपको बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के 2-3 न्यूमेरिकल्स बताए, उसी तरीके से हम लोग, अब हमारे पास कंटेंट ज्यादा होगा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का न्यूमेरिकल, फिर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ऐसे न्यूमेरिकल जो बोर्ड के लिए तो उपयोगी नहीं है, साथ साथ कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि कंपटीशन में कोई भी न्यूमेरिकल जो आता है वो IIT वगैरह में एक कॉन्सेप्ट पे तो आएगा नहीं, उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट लगे होते हैं, तो हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, और दूसरा क्या है पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे।
इसको आप नोट कर लें कहीं पर। अब हम देखते हैं कि यहां से पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है और पोटेंशियल ग्रेडियंट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। बच्चों पढ़ते हैं आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो अपने पास ये इक्वेशन है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। यहां पर देखो पोटेंशियल में चेंज मैक्सिमम कब आएगा, यानी पोटेंशियल का चेंज मैक्सिमम लेने के लिए फॉर मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल, इसके लिए ई डॉट डी आर यानी ये माइनस ई डी आर कॉस थीटा, इसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, यानी अलोंग है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो यहां पर डीवी मैक्स ये कितना आ जाएगा, माइनस ई डी आर आएगा, या ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डीवी अपॉन डी आर इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो इसको अगर मैं ये बोल दूं माइनस के, ई की वैल्यू क्या है, माइनस के, और यहां पर के क्या है, dv अपॉन डी आर मैक्सिमम वैल्यू, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, या मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ये जो टर्म है इसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आप देखो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जिस क्वांटिटी को हम इक्वेट करेंगे वो क्वांटिटी भी कैसी होगी, वेक्टर होगी ना। तो अगर हम इसको वेक्टर रूप में देखें तो ये E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वेक्टर के, यानी कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या पोटेंशियल ग्रेडियंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है और डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ potential with respect to position, not respect to time, with respect to position is known as potential gradient। ठीक है, इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, क्वांटिटी कैसी है ये ध्यान दीजिएगा, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब एक लॉजिक मन में आना चाहिए कि यार पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, पोटेंशियल तो हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर कैसे हो जाएगी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर हम ध्यान से देखें कि E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, ये फैक्टर जो है, अगर हम अपना VR ग्राफ देखें, यानी पोटेंशियल का R के रिस्पेक्ट में वेरिएशन हम देखें, इधर V लें और इधर R लें, तो ये ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो dV अपॉन dr ये क्या दिखाता है, स्लोप, ढलान, क्या दिखा रहा है, स्लोप को शो कर रहा है ना। किसको शो करेगा, ये स्लोप को शो करेगा। तो बेसिकली dV बाई dr क्या दिखा रहा है, चेंज को, परिवर्तन को दिखा रहा है कि ये परिवर्तन पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। ये पोटेंशियल को नहीं दिखा रहा है, पोटेंशियल में होने वाले चेंज के नेचर को दिखा रहा है। और किसी भी तरह का रेट ऑफ चेंज हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। आप चाहे एक्सेलरेशन को उठा के देख लो, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, आप टाइम के साथ लो, पोजीशन के साथ लो, हमेशा उसकी एक फिक्स डायरेक्शन आएगी, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये पोटेंशियल को ना दिखा करके क्या दिखा रहा है, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन दिखा रहा है। और इसीलिए कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन आपने देखा इस इक्वेशन से कि वेक्टर के इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और मैग्नीट्यूड उसके बराबर होता है। यानी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू के बराबर होती है। इसको भी हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये बहुत आपसे पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसके बारे में दो चीजें जानने वाली हैं। पहली चीज, ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है, नॉट ओनली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और दूसरी चीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। ये पोटेंशियल में होने वाले चेंज के नेचर को शो करती है, नॉट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ये बात अलग है कि हम इससे पोटेंशियल की वैल्यू गणित की सहायता से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जितनी मैक्सिमम चीजें थी वो कवर हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे, उसके कुछ सवाल लगाएंगे, कैसे सिस्टम के एनर्जीज लिखते हैं, अपने एनसीईआरटी के सवाल, उससे कुछ ऊपर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। और आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसको अपने साथियों तक आप शेयर कीजिए। आपको जो कमी लग रही हो या जो आपकी क्वेरीज हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इसी तरीके से साथ बने रहिए।